रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे कि एनपीपी यानी कि जो न्यू बायोमास है वो हम एनपीपी कैसे मेजर करते हैं, एनपीपी होती क्या है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो बायोमास या एनपीपी प्रोड्यूस होती है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे प्लेनेट पे, उसके साथ बनता क्या है, वो कहाँ जाती है। मज़ीद हम पढ़ेंगे कि एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स और बायोमास और एनर्जी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनपीपी यानी कि बायोमास प्रोड्यूस होता है नॉर्मली आजकल के टाइम में, तो मोस्टली वो बायोमास, प्लांट बायोमास जानवर कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बायोमास कंज्यूम ना हो और अकोमुलेट होता रहो। तो ऐसा जो है मिलियन ऑफ ईयर्स पहले हमारे प्लेनेट पे वाक़ हुआ था कि तब शायद जानवर इतने नहीं थे और जो प्लांट बायोमास है वो एनपीपी प्रोड्यूस होती रही और अकोमुलेट होती रही। अब अगर किसी दरख्त को या किसी झाड़ी को या घास को कोई खाने वाला ना हो, जानवर कंज्यूम ना करें, तो सम हो वो इकट्ठा होता रहता है। तो इसी तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बहुत ज़्यादा प्लांट बायोमास अकोमुलेट हो गया और सम हो किसी बहुत बड़ी जियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी की वजह से वो हमारी ज़मीन के नीचे दब गया। तो हमारी ज़मीन के नीचे वो मिलियन ऑफ ईयर्स पड़ा रहा। तो ज़मीन के नीचे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो कुक होता रहा और सम हो वो जो है ऑर्गेनिक फॉसल फ्यूल यानी कि कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लेकिन इट हैपेंड ओनली वंस। नॉर्मली जितना बायोमास प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो उसको मोस्टली को जानवर खा जाते हैं। ठीक है, अब जो जानवर चारा इसलिए खाते हैं कि उनको एनर्जी मिले। ठीक है, तो अब जो जानवर चारा खाते हैं और वो चारा या प्लांट बायोमास उनकी बॉडी में जाता है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब जो एनर्जी जो बायोमास जानवर कंज्यूम करता है, उस एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो जानवर अपने मेटाबॉलिज्म में यानी कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि वो जानवर जो भाग दौड़ करता है, जो वो खाना खाता है, या जो भी उसकी मूवमेंट्स हैं, जो भी उसका मेटाबॉलिज्म है, जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अपनी मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर लेता है। सिर्फ बहुत थोड़ा हिस्सा वो अपना बायोमास प्रोड्यूस करने में लगाता है। ठीक है, अब जो एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली और बायोमास प्रोड्यूस करने में नहीं लगाई, वो कहाँ जाती है? वो बेसिकली हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, अब आपको अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि एक नाइट विजन जो है, अब क्या कह लें, दूरबीन होती हैं या कैमरे होते हैं, उनके ज़रिए अगर आप देखें नाइट विजन के ज़रिए, तो आपको घूप अंधेरे में भी जो जानवर हैं या इंसान हैं वो आपको रेड कलर के नज़र आएंगे और दूर से पहचाने जाएंगे कि इतने फासले पे ये जानवर है या इंसान है। उसकी सिंपल रीज़न है कि हमारी बॉडी से हीट एमिट हो रही होती है। वो हीट आती है जो हम खाना खाते हैं और वो हीट में कन्वर्ट होकर फिर हमारी बॉडी से हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। ठीक है, तो अब एनर्जी बेसिकली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, हमने पीछे पढ़ चुके हैं एनपीपी की फॉर्म में। उस एनर्जी को फिर जो है हर्बीवोर्स खाते हैं और फिर उस जो एनर्जी हर्बीवोर्स खाते हैं उसमें से एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हीट की फॉर्म में सिस्टम में छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, वो वेस्ट हो जाती है। वो कुछ ही अमाउंट में एनर्जी जो है वो उनके बायोमास प्रोड्यूस करने में लगती है। इसी तरह अब जो हर्बीवोर्स को जो कार्निवोर्स खाते हैं, शिकार करते हैं, जैसे शेर है या चीता है या लगड़ बगड़ है, वो भी जो एनर्जी जितनी कंज्यूम करते हैं उस एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हीट की फॉर्म में वेस्ट कर देते हैं, जो उनके मेटाबॉलिज्म में या रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली होता ये है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ एनर्जी मूव करती है तो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती रहती है और वेस्ट होती रहती है। तो नतीजतन
सिर्फ बहुत थोड़ी अमाउंट में बायोमास या एनर्जी अगले जो ट्रॉफिक लेवल है उसके लिए अवेलेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें जो भी इकोसिस्टम में फूड वेब होती है उसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल हम उस लेवल को कहते हैं जिसमें तमाम जानदार एक फीडिंग, उनकी फीडिंग टाइप सेम हो। जैसे प्लांट्स हैं, उनकी फीडिंग टाइप एक है तो वो एक ट्रॉफिक लेवल है, और वो फूड वेब में सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल है, बॉटम पे है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है हर्बीवोर्स, वो जो चारा खाते हैं। इसी तरह उससे अगला ट्रॉफिक लेवल है वो कार्निवोर्स है, ठीक है, क्योंकि कार्निवोर्स तमाम वो हैं जो गोश्त खोर हैं, जो गोश्त खाते हैं। उससे अगला जो ट्रॉफिक लेवल है वो डेट्रिटिवोर्स है। तो एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करती है तो वो कम होती जाती है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो जानदार हैं वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेटाबॉलिज्म की फॉर्म में वेस्ट कर देते हैं। तो मोस्टली जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ नॉर्मली वो 1 से 15% रह जाता है। तो हम एक जनरली कह देते हैं कि सिर्फ रूल ऑफ थंब कह लें कि सिर्फ जितनी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल है अगले ट्रॉफिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल होती है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। जैसे आपको नीचे ये आपको इस स्लाइड में वो एक प्लांट नज़र आ रहा है, फिर आगे खरगोश नज़र आ रहा है, उसके आगे ईगल नज़र आ रहा है। किसी को सिस्टम में जो पौधे हैं फॉर एग्जांपल उनका जो बायोमास है वो 1000 किलोग्राम है या उनकी जो एनर्जी है वो 1000 किलो कैलोरी है, ठीक है। अब 1000 किलो कैलोरी या 1000 किलोग्राम बायोमास खरगोश को या हर्बीवोर्स को अवेलेबल होगा। अब जो हर्बीवोर्स हैं या खरगोश है वो उस चारे को, उस प्लांट मटेरियल को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे। तो क्या मुमकिन है कि वो 1000 किलोग्राम ही बायोमास प्रोड्यूस करें या वो 1000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा वो वेस्ट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल है जैसे ईगल्स हैं उनको वो 1000 नहीं, वो सिर्फ 100 किलोग्राम, यानी कि पिछले ट्रॉफिक लेवल का सिर्फ 10%, 100 किलोग्राम या 100 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल होगी कार्निवोर्स को, ठीक है। इसी तरह जो कार्निवोर्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जो बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, वो यकीनी तौर पे 100 किलोग्राम या 100 किलो कैलोरी नहीं होगा, वो सिर्फ 10 किलोग्राम बायोमास या 10 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करती है तो एनर्जी वेस्ट होती जाती है, हीट की फॉर्म में रिलीज होती जाती है, और हर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी और बायोमास कम होता जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं असिमिलेशन एफिशिएंसी या असिमिलेशन। पहले देख लेते हैं कि असिमिलेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जानवर ने कुछ चारा खाया है तो वो सारे का सारा चारा तो हज़म नहीं हो जाता, डाइजेस्ट नहीं हो जाता, वो सिस्टम में ऐड नहीं होता। कुछ जो मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ मटेरियल जो अब्जॉर्ब या डाइजेस्ट ना हो तो वो एक्सक्रीट कर देते हैं जानवर, ठीक है। तो उसमें फिर असिमिलेशन क्या हुई कि जितना इंजेक्शन की उसने, जितना खाना खाया माइनस एक्सक्रीशन, वो असिमिलेशन आ गई। यानी कि जितना अगर 100 किलोग्राम खाया है उसमें से अगर 50 किलोग्राम उसने आप कह लें कि अब्जॉर्ब किया है, टोटल 100 किलो खाया है और 50 निकाल दिया है, एक्सक्रीट कर दिया है, तो उसकी असिमिलेशन 50 किलोग्राम होगी, ठीक है। तो नॉर्मली जानवर अगर प्लांट बेस्ड फूड खाएं तो उसकी जो असिमिलेशन एफिशिएंसी है वो कम होती है। असिमिलेशन एफिशिएंसी का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि असिमिलेशन ओवर इंजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अगर प्लांट बेस्ड फूड होगी तो असिमिलेशन उसकी कम है, 15 से 50% होती है, जबकि अगर एनिमल बेस्ड फूड हो तो उसकी असिमिलेशन एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो कि 60 से 90% तक हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी है। असिमिलेशन तो ये होगी कि उसने जितना एनर्जी कंज्यूम की, खाई, उसमें से कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई सिस्टम में। कुछ तो एक्सक्रीट होगी, जो बच गई वो अब्जॉर्ब हो गई। अब जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है उसका कितना हिस्सा जो है वो जानवर मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल करता है, और कितने से वो अपना बायोमास यानी कि गोश्त प्रोड्यूस करता है, अपना वज़न बढ़ाता है, अपना कद बढ़ाता है या रिप्रोडक्शन करता है,
ठीक है। जो टोटल प्रोडक्शन है उसके वो बेसिकली एक तो होगी कि वो जो इंडिविजुअल जानवर है कि उसका अपना बायोमास कितना बड़ा, और दूसरा उसके बच्चे कितने पैदा हुए, वो कितना उसने आगे नए इंडिविजुअल्स पैदा किए, रिप्रोडक्शन कितनी की। ठीक है। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी अगर मेजर करनी हो तो उसका फार्मूला होगा प्रोडक्शन ओवर एसिमिलेशन, यानी जितना टोटल उसने एसिमिलेट किया उसमें से कितना उसने आगे प्रोड्यूस किया। तो इन जनरली जो जानवर इनवर्टेब्रेट्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो 20% है। 20% का मतलब है कि उसने अगर 100 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम की है, असिमिलेट की है, सॉरी कंज्यूम नहीं की, असिमिलेट की है, उसका 80% 80 किलो कैलोरी उसमें से वो मेटाबॉलिज्म में वेस्ट हो जाएगी। सिर्फ 20 किलो कैलोरी जो है वो प्रोडक्शन में वज़न बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। जबकि जो वर्टेब्रेट्स हैं उनकी एवरेज काफ़ी कम है, सिर्फ 2% है। यानी कि अगर किसी जानवर ने, अब इंसान जो है वो भी वर्टेब्रेट्स है, हम जो खाना खाते हैं उसका 98% हम अपने जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, ये जो भाग दौड़ करते हैं, ठीक है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, 98% एनर्जी जो हमने असिमिलेट की होती है वो वेस्ट हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है, वो इस्तेमाल हो जाती है। सिर्फ 2% जो है वो हमारे वज़न बढ़ने में इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स में इतना फ़र्क क्यों है। तो इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि जो वर्टेब्रेट्स हैं ये मोस्टली वार्म ब्लडेड जानवर हैं। वार्म ब्लडेड जानवर वो होते हैं जो जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे ह्यूमन है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो सर्दियां हों गर्मियां हों टेम्परेचर इतना ही रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें बुखार है और वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ठीक है। जबकि जो इनवर्टेब्रेट्स हैं मोस्टली उनमें से कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड जानवर वो जानवर होते हैं जो जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, वो एनवायरनमेंट के साथ, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई है तो वो भी बॉडी टेम्परेचर हाई कर लेते हैं, और अगर एनवायरनमेंट का बॉडी टेम्परेचर लो है तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर लो कर लेते हैं। इसलिए इनवर्टेब्रेट्स में एनर्जी वेस्ट कम होती है और इसलिए उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा है। जबकि जो वर्टेब्रेट्स हैं, क्योंकि उन्हें हर टाइम अपनी बॉडी को कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे रखना होता है, इसलिए उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है और सिर्फ 2% जो है वो उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है। अगर हमने प्लांट की प्रोडक्शन एफिशिएंसी मेजर करनी हो तो उसका सिंपल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, NPP ओवर GPP, जो कि जो प्लांट्स की जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो तकरीबन 30 से 85% है। यानी कि कितनी एनर्जी प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम करता है और कितनी एनर्जी बायोमास की फॉर्म में स्टोर करता है। यहाँ पे आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि वो कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनकी, जानवर मैं कह रहा हूँ प्लांट्स नहीं हैं, जिनकी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी 50% से ज़ायद है। यानी कि अगर वो 1 किलोग्राम फीड लेंगे तो वो आधा किलोग्राम या 500 ग्राम वो बायोमास प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि उनकी जो नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको उस जानवर का पता चल जाए तो यकीनी तौर पे हमारी एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक इनकलाब आ सकता है कि क्यों ना हम वो जानवर, उसकी काश्तकारी करें, उसकी फार्मिंग करें। अब नॉर्मली जितने भी जो हम जानवर गोश्त के लिए पालते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह है, उनकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम है। बहुत सारा चारा खाने के बाद वो थोड़ा सा बायोमास प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर 50% वाला कोई जानवर हमें मिल जाए, ठीक है, जो कि चारा जितना खाए उसका आधा बायोमास में कन्वर्ट कर दे, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और अब आपने मुझे बताना है कि वो कौन से जानवर ऐसे हैं हमारे इकोसिस्टम्स में जिनकी नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा। अच्छा जी, इससे हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी भी मेजर कर सकते हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोडक्शन और प्रे प्रोडक्शन, यानी कि हर्बीवोर्स की प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कार्निवोर्स की प्रोडक्शन। ठीक है। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी भी मेजर कर सकते हैं। और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 1 से 15% के दरमियान फॉल करती है।
यहाँ पे हम बात करेंगे कि फूड वेब में नंबर्स, बायोमास और एनर्जी के पायरेमिड्स बनते हैं। पायरेमिड का आपको पता है कि मिस्र में, जिसे हम उर्दू में हराम मिस्र कहते हैं, तो पायरेमिड बेसिकली वहाँ से ही लफ्ज़ आया है, उसी के हवाले से ही हम बात करते हैं। तो लैंग्वेज में पायरेमिड बहुत से हवालों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भी कोई फिनोमिना इस शेप का हो, जैसे आपको ये नीचे नज़र आ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पायरेमिड है। इस शेप का मतलब ये है कि सबसे नीचे जो कोई वैल्यू या नंबर वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो नंबर्स कम होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनकम का देखें कि जो हाईएस्ट इनकम के लोग हैं, बिलियनियर्स, वो बहुत तादाद में कम होंगे, ठीक है, और नीचे को जाते जाएं तो इनकम कम होती जाएगी, नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल लोअर लेवल पे जो गरीब लोग होंगे वो तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनकी इनकम सबसे कम होगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम में भी मोस्टली किसी भी फूड वेब का आपको हमेशा वो पायरेमिड ही नज़र आएगा, ठीक है। कैसे? जैसे एक जंगल है, उसमें जो घास और जड़ी बूटियां हैं वो नंबर्स में और टोटल वेट में बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, जबकि उनको जो खाने वाले हर्बीवोर्स हैं उनकी तादाद और उनका जो टोटल बायोमास है उस इकोसिस्टम में वो प्लांट्स की निस्बत कम होगा। इसी तरह जो कार्निवोर्स होंगे, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, उनकी तादाद और उनका बायोमास हर्बीवोर से कम होगा, ठीक है। इसी तरह अगर उन कार्निवोर्स को खाने वाले भी कोई सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या कोई पैरासाइट्स हैं, उनकी तादाद, नंबर्स और उनका बायोमास कार्निवोर्स की निस्बत भी कम होगा। तो एक पायरेमिड की शक्ल बन जाएगी कि सबसे लोअर ट्रैफिक लेवल पे नंबर्स और बायोमास और एनर्जी, ये तीनों जो हैं वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे हम ट्रैफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, एनर्जी, बायोमास और नंबर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये नंबर्स का, बायोमास का और एनर्जी का एक पायरेमिड जो है वो बन जाता है। उसकी सिंपल सी बात मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्योंकि एनर्जी जब लोअर ट्रैफिक लेवल से हायर ट्रैफिक लेवल की तरफ मूव करती है तो वो कम होती जाती है, वेस्ट होती जाती है, वो सिस्टम से रिमूव होती जाती है, जिसकी वजह से नंबर्स, बायोमास और एनर्जी हायर ट्रैफिक लेवल में कम होती जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे सबसे ऊपर एग्जांपल्स है कि किसी समंदर के अंदर, ये तमाम एग्जांपल्स ओशियन इकोसिस्टम के हवाले से हैं, जो प्लैंक्टन्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एलजी की तादाद नंबर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा है, जबकि उनको खाने वाली जो मछलियाँ हैं, हर्बीवोर्स, वो डेफिनेटली नंबर्स में बहुत कम होंगी, और हर्बीवोर्स को खाने वाली जो कार्निवोर्स मछलियाँ हैं वो तादाद में और भी कम होंगी, ठीक है। तो ये पायरेमिड ऑफ नंबर बन जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर हम पायरेमिड ऑफ बायोमास देखें तो बायोमास जैसे जंगल का एक आप कह लें कि इकोसिस्टम है, जंगल में जो घास फूस है या जो और दूसरे प्लांट्स हैं, उनका टोटल बायोमास एट ए टाइम, किसी भी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा होगा। उनको खाने वाले हर्बीवोर्स का उससे बायोमास कम होगा, और हर्बीवोर्स को खाने वाले जो कार्निवोर्स हैं, फीड करने वाले, उनका बायोमास उनसे भी कम होगा। तो इस तरह बायोमास का पायरेमिड भी बन जाएगा। इसी तरह एनर्जी का पायरेमिड भी बन जाता है कि लोअर ट्रैफिक लेवल पे एनर्जी ज़्यादा है तो ऊपर के ट्रैफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। लेकिन हमारे ही इकोसिस्टम में बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि ये पायरेमिड जो है ये उल्टा इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड का मतलब ये होगा कि लोअर ट्रैफिक लेवल पे नंबर या बायोमास कम होगा, उससे ऊपर वाले ट्रैफिक लेवल पे नंबर और बायोमास ज़्यादा होगा, और हाईएस्ट ट्रैफिक लेवल पे नंबर और बायोमास सबसे ज़्यादा होगा। तो ये उल्टा हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दो सिचुएशन डिस्कस करता हूँ जिसमें नंबर्स का और बायोमास का जो पायरेमिड है वो इन्वर्टेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी जंगल में अगर दरख्त हैं, बहुत बड़े बड़े 500-500 साल की उम्र के ट्रीज़ हैं, ना भी हों 100 साल 50 साल भी चल जाएगा, तो एट ए टाइम उनके नंबर आप कह लें 1000 में होंगे या इवन लाख, कुछ लाख भी हो सकते हैं।
जबकि उनके ऊपर जो पलने वाले, उनको फीड करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनकी तादाद तो बिलियंस ट्रिलियंस में होगी। तो उस सूरत में आप ये देखें कि जो लोअर ट्रैफिक लेवल है उसमें नंबर्स कम हैं, जबकि ऊपर वाले ट्रैफिक लेवल में जो हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत में ये पिरामिड इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरी एक्सेप्शन जिसमें बायोमास का जो पिरामिड है वो उल्टा हो सकता है। फॉर एग्जांपल समंदर के अंदर जो एलजी है वो, क्योंकि उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी जो है वो नए जो लिविंग एलजी है उसको प्रोड्यूस कर लेती है। तो किसी भी एक टाइम पे उसकी जो स्टैंडिंग क्रॉप है या बायोमास है वो एट ए टाइम बहुत ज़्यादा उसका वज़न नहीं होगा, उसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं होगा। जबकि उनको जो खाने वाली मछलियां हैं, अब क्योंकि मछलियों का टर्नओवर एलजी की निस्बत ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, उनका लाइफ साइकिल बड़ा है, तो वो बार बार वो एलजी खाने की वजह से उनका बायोमास ज़्यादा होगा। फिर उन मछलियों को खाने वाली जो बड़ी और भी बड़ी मछलियाँ जैसे शार्क है या वेल है, वो क्योंकि बहुत बड़ी हैं, टनों में उनका वज़न होगा, उनका बायोमास हो सकता है छोटी मछलियों से भी ज़्यादा हो। तो इस सूरत में ये आपको बायोमास का पिरामिड जो है वो आपको रिवर्स ऑर्डर में या इन्वर्टेड की फॉर्म में मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि जो केमिकल्स हैं, अभी तो हम पढ़ रहे थे, हमने आपको शुरू में हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या एलिमेंट साइकिलिंग, ठीक है, और दूसरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम अब कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।